दोस्तों, आज हम जैसे कि मैंने कहा था कि आज से ईवीएस के क्लासेस ईवीएस के कुछ चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो आज हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास फिफ्थ की ईवीएस पढ़ते हैं। इसमें कुल 22 चैप्टर हैं। तो मैंने पीछे से स्टार्ट किया है, जिसका नाम है फिर चला काफिला। इसमें एक धनु नाम का पात्र है। धनु है एक लड़का, इसके पिता किसान हैं जो खेती करते हैं, और इसके आसपास भी सब लोग किसानी हैं जो खेती करते हैं। और ये वर्ष में 6 महीने तो खेती करते हैं, और 6 महीने ये दूसरी जगह काम करना चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जब बारिश होती तभी ये खेती कर पाते हैं। और इनके पास कोई साधन नहीं है, जैसे कि नहर, ट्यूबवेल वगैरह। पानी का कोई और साधन नहीं है जिसके द्वारा ये खेती कर सके। तो जो ये 6 महीने जो खेती करते हैं उसका तो पैसे नहीं मिल जाता है, बाकी जो 6 महीने इन्हें जो काम नहीं करते हैं तो इनके पास पैसे नहीं रहता। तो ये एक शब्द आता है इसमें कहानी में, मुकादम। मुकादम होता है कर्ज देने वाला और कर्ज वसूलने वाला। जाहिर है जो कर्ज देगा वो वसूलेगा भी। तो ये शब्द इम्पोर्टेंट है कि आ सकता है क्वेश्चन सीटेट में कि मुकादम किसे कहते हैं या मुकादम का अर्थ क्या है। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं इस चैप्टर में। और एक शब्द आता है पूरण पोली। पूरण पोली क्या है? पूरण पोली चने की दाल की मीठी रोटी होती है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पूरण पोली क्या होती है, पूरण पोली किसे कहते हैं? तो चने की दाल की मीठी रोटी। अच्छा, तो अब हम लोग फिर अब पढ़ते हैं दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 21। इसका नाम है किसकी झलक किसकी छाप। इस चैप्टर में बच्चों को परिवार के लोगों से मिलते जुलते गुणों की पहचान करना बताया गया है, जो उन्हें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कि एक बच्चा है, वो जब वो पैदा होता है तो लोग कहने लगते हैं कि ये अपने पिता पे गया है, या कोई लड़की होती है तो कहते हैं माता पे गई है, या इसकी आँख इसके पिता की तरह है। तो इसी गुणों के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें कहानी है, इसमें कई कहानियाँ हैं। तो इसमें एक और कहानी है। पहले में तो गुणों को बताया गया है कि दादा दादी या पापा की आँख, कान, नाक, दांत जो भी हैं मिलते जुलते हैं। दूसरी कहानी में बताया गया है दो जुड़वा बहनें होती हैं। जिसमें से एक जो बहन होती है वो उसे उसकी चाची ले जाती हैं पुणे में। अब अभी क्या होता है, जो चाची या मौसी हैं, ध्यान नहीं है, जो भी है वो अपने घर ले आती है पुणे में। वो उन्हीं के साथ रहती है। और एक जो बहन होती है वो अपने पापा के साथ चेन्नई में रहती है। अब इसमें इस कहानी का मकसद बस यही है कि इसमें जो है सारा से ये निकलता है कि मराठी शब्द आया तो मराठी कहाँ बोली जाती है। इससे बस एक क्वेश्चन बन सकता है मेरे जो समझ में आया कि मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो जो मुंबई में बोली जाती है। और एक बहन पुणे में रहती है जो हाँ, मराठी जो मुंबई में बोली जाती है। मुंबई का एक शहर है पुणे। मुंबई में आता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुणे किस राज्य में पड़ता है? तो मुंबई हो जाएगा। और जो दूसरी बहन होती है वो रहती है चेन्नई में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। तो इसमें इस कहानी में केवल यही दो चीज़ें पॉइंट करने लायक है कि चेन्नई में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तमिल। और मराठी भाषा कहाँ बोली जाती है? मुंबई में। पुणे कहाँ है, किस राज्य में है? तो मुंबई। यही क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। चाहे दूसरी कहानी की तरफ पढ़ते हैं। एक और कहानी है इस कहानी में, इस चैप्टर में एक और कहानी है जिसमें एक लड़की है जो पोलियोग्रस्त होती है। वो अपने काम तो सारे कर लेती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना, जीना, बाकी स्कूल जाना, सारा काम करती है अपने। फिर जो बड़ी हो जाती है उसकी शादी होती है।
अब जब शादी होती है तो वह वो इस चीज़ से घबराती है कि अगर उसका कोई बच्चा हुआ तो मतलब वंश आगे बढ़ा तो कहीं जो उसको पोलियो है वो उसके वंश में ना आ जाए, तो इस चीज़ से वो घबराती है। तो इस कहानी का मुख्य उद्देश्य वो फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर उसे बताता है कि पोलियो कोई एक वंशानुक्रम बीमारी नहीं है, ये तो जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। तो उसमें बस यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य ये है कि पोलियो जो है वो वंशानुक्रम बीमारी नहीं है। अगर किसी के माता पिता को है तो ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि वो इसके संतान को भी हो। और क्वेश्चन ये आया हुआ है सी टेट में भी और टेट में भी कि पोलियो जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, या वंशानुक्रम बीमारी है या क्या है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अब इसमें एक और आगे दिया गया है मटर का प्रयोग, चिकने या खुरदरे। अब ये थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले ग्रॉगर मेंडल, जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। गरीब होने के कारण अपनी पढ़ाई एक मठ में रहकर, मंक शब्द आया है। मंक शब्द का अर्थ होता है मुनि। उन्होंने गरीब होने के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई मठ में रहकर की और मुनि बनने का सोचा, जहां उन्होंने 7 साल तक 28,000 पौधों पर प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने मटर के दाने का भी प्रयोग किया, जो उनका एक सबलतम प्रयोग था। अब मटर के दानों के उन्होंने कुछ गुण बताए, जैसे कि कुछ गुण बताए जो गुण होते हैं। मटर के दाने जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज का चिकना या खुरदरा होना, स्मूथ या रफ होना, बीज का पीला या हरा होना, या पौधे के तने का लंबा या नाटा होना, टॉल या ड्वार्फ होना। तो इन्होंने इसका प्रयोग करके हमें ये बताया कि चिकने या खुरदरे बीज वाले पौधे के बच्चे, यानी कि अगली पीढ़ी भी चिकने या खुरदरे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल चिकने या केवल खुरदरे ही बच्चे पैदा हों। मतलब अगर चिकने भी होंगे और खुरदरे भी होंगे, दोनों होंगे। और उन्होंने बताया कि इस प्रकार के जन्म में मतलब चिकने और खुरदरे बीज वाले पौधों के बच्चे या अगला वंश जो होगा वो या तो हरा होगा या पीला होगा। ऐसा नहीं है कि पीला या हरा रंग मिलकर कोई नया रंग बनाकर वैसे बच्चे पैदा हो। या तो वो रंग हरा होगा या पीला होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जो ज़्यादा गुण है आने वाली पीढ़ी में, जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते जाएंगे, तो आगे वाली पीढ़ी में जो अधिकतर रंग होगा बीज का, मटर के दाने के बीज का, वो पीला ही होगा, और जो बीज होंगे वो चिकने हो जाएंगे। मतलब थोड़ा थोड़ा उनमें परिवर्तन होता रहेगा और अंत में ऐसा आएगा कि जो बीज होंगे मटर के वो पीले ही होंगे और चिकने भी होंगे। तो ये भी इसका पहला लेक्चर आज ख़त्म होता है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो तो उसकी माफ़ी। थैंक यू।